ठीक है। तो आप क्रिएट नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ट्रांसफर कर सकते हो आप। ओके चलो, तो ये मेरी 5 प्रॉपर्टी हैं, एटलीस्ट ये 5 प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब एक दो एग्जांपल देखता हूं, फिर मैं मतलब न्यूमेरिकल सेक्शन पे जाऊंगा, न्यूमेरिकल करेंगे हम थोड़े सा अभी, ठीक है, फिर आगे जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल जैसे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना इस न्यूमेरिकल को, ठीक है, या न्यूमेरिकल सेक्शन पे चले जाता हूं, ठीक है ना, चलो छोड़ो। ये देखो, क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए कोई बॉडी है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, मान लो इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर चार्ज कितना होगा। आप बोलोगे नहीं सर प्रोटॉन भी तो होते हैं, देखो प्रोटॉन है, ऑब्वियस सी बात है, बट आप ऐसे सोचो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इतने एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इतने, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज कितना जाएगा इस पे, इस बॉडी पे। बहुत सिंपल, क्या लगाओगे, Q इज इक्वल टू एन ई, एन कितना दे रखा है 12.5 इंटू 10⁸ और E क्या है, E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव के साथ ले लेना, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। ना ये सॉल्व कर लो, नेगेटिव चार्ज आएगा बॉडी पे, हाउ मच इज दिस 12.5 इंटू 1.6, सॉल्व करके बताना जरा कितना रही। सर मल्टीप्लीकेशन से 0.2 आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा -20, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो -20 आएगा, और ये बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 8 - 19, तो जो आंसर आया वो आया -20 इंटू 10⁻⁻11, इतना चार्ज है। और कितना है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, ध्यान देना, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है बॉडी पे, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है ये, सबसे ज्यादा सिंपल यही है एक्चुअल में। अब जरा मुझे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बता देता हूं, आपने हीलियम एटम देखा होगा, हीलियम जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 1 1 नहीं, हीलियम हाइड्रोजन के बाद आता है ना, यस सर। हाँ, तो 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये चीज याद रखनी है। और क्योंकि 2 प्रोटॉन है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पर रिवॉल्व भी कर रहे हैं। तो अगर इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए किसी तरीके से, आ रहा है समझ में,
तो अगर दो इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से बाहर निकाल दिया जाए, एनर्जी देके बाहर निकाल दूं, तो बचेगा क्या? सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा हीलियम का। और इसको कैसे लिखूंगा? He+2, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसको ऐसे ही बोल देते हैं डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अब इमेजिन करो, सोचो, दो इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिए, तो चार्ज किसकी वजह से आएगा? सिर्फ प्रोटॉन। प्रोटॉन की वजह से आएगा। अब दो प्रोटॉन है, फिर से फॉर्मूला लगा दो, Q इज इक्वल टू Ne। N कितना है? दो प्रोटॉन है, और E क्या है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन ले लेना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस में लेना है, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन की बात हो रही है यहाँ पे। दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दो पे कितना होगा? 2 से इंटू कर दो, तो आंसर क्या है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आंसर है। आया समझ में? छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ये कर सकते हो आप। आगे चलूं? किसी को डाउट है पूछ लो प्लीज। यस कोई भी डाउट हो पूछ लो। सर, फिर से एक्सप्लेन करो ना। यस। सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए। आवाज नहीं आ रही बेटा, लिख दो जरा, मुझे आवाज नहीं आ रही है, लिख दो। बीटा पार्टिकल क्या होता है? चलो बीटा भी बता देता हूं। बीटा ना एक्चुअल में दो पार्टिकल होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसे बीटा मान लो। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे न्यूक्लियर फिजिक्स में बोलते हैं बीटा पार्टिकल। इसे बीटा नेगेटिव बोलते हैं, और इसी का एक भाई होता है पॉजिट्रॉन बोलते हैं उसे, वो होता है बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है? हाँ, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। होता क्या है, देखो क्या होगा कि हीलियम ये हीलियम एटम है। हीलियम एटम में दो प्रोटॉन होंगे, दो न्यूट्रॉन होंगे, और दो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व करते हैं। अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, तो बचता क्या है? He+2, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। मतलब दो बार डबली आयनाइज का मतलब क्या है? आयनाइज कर दिया गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो उसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। तो अब जरा मुझे बताओ, इस पे चार्ज किसकी वजह से आएगा? सिर्फ प्रोटॉन की वजह से आएगा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ध्यान देना, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे। तो दो प्रोटॉन बचे। अब दो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? एक प्रोटॉन पे कितना होता है? प्लस 1.6 10⁻⁻19। तो दो पे कितना होगा? इंटू 2 कर दो, दैट्स इट। आया समझ में? ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट बताओ, आप बताओ। बीटा पार्टिकल समझ में आ गया ना? वैसे मैं अभी सारे पार्टिकल दिखवा दूंगा आपको कि जो फिजिक्स में कौन कौन से पार्टिकल पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है ना? तो वो मैं बता दूंगा अभी। अब यहां देखो, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज ऑन, ओके निकाल भी दिया है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन, ये कौन सा आइटम है जरा बताना? न्यूक्लियाई है। कौन सा न्यूक्लियाई है? आयरन, ठीक है ना? ये तरीका होता है न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करने का। एक्स, ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूं, जेड ए, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से आपने पढ़ा भी होगा, फिजिक्स में तो लास्ट चैप्टर में आएगा। एक्स क्या होता है? हाँ, निकाल दिया।
सिंबल ऑफ एलिमेंट, एक्स होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जैसे आयरन है तो आयरन का Fe होता है। जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो ध्यान देना जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ए क्या होता है, मास नंबर। और मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो पूछा है कि इसके जो न्यूक्लियस है उस पर कितना चार्ज होगा। अब बताओ न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है। यस, कौन बताएगा, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब जरा मुझे बता दो कि Z कितना आ रहा है इस केस में, Z कितना है। कितने हैं, तो इसमें 26 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं, बचे हुए न्यूट्रॉन है। बट न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 56 माइनस 26 यानी 30 न्यूट्रॉन है। तो चार्ज किसकी वजह से आएगा, प्रोटॉन की वजह से तो आएगा। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्ज लेस होता है, चार्ज नहीं होता उसके ऊपर। तो जो टोटल चार्ज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, 26 प्रोटॉन की वजह से आ जाएगा। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस में, तो 26 पे कितना होगा, 26 से इंटू कर दो, बस हो गया। अब ये सॉल्व कर लेना जितना भी आ रहा है। 41 के करीब आ रहा है, कई आंसर दे दिया है। हाँ, प्लस 41.6 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज है। तो ऐसे निकालते हैं चार्ज, ठीक है ना। इतना पॉजिटिव चार्ज है इस पे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। न्यूक्लियस पे पूछा है सिर्फ, इसलिए न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे चलो। assume that each atom, ध्यान से समझना है क्वेश्चन, each atom in a copper wire contributes one free electron। एक मान लो वायर है कॉपर की, ऐसे सोच लो। अब कॉपर के एटम तो होंगे ना इसमें, बहुत सारे एटम होंगे। अब कॉपर वायर कंट्रीब्यूट्स वन फ्री इलेक्ट्रॉन, हर एक कॉपर वायर का एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बोला है एस्टिमेट दी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दी कॉपर वायर हैविंग मास 6.4 kg। ऐसे सोचो कि कॉपर जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसे बोलते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। जब मैं जाऊंगा वहां पे तब बताऊंगा। एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया सबने, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ये है कितने। अगर मास दे रखा है, इस पूरे कॉपर वायर का मास जो है 6.4 ग्राम है और मोलर मास जो है कॉपर वो है 64 ग्राम। तो कैसे निकालें जरा बताएगा कोई कॉन्सेप्ट, कैसे निकालेंगे, कोई प्रोसीजर बताएगा। मुझे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ निकालने हैं। मोल्स निकालेंगे सर। हाँ बिल्कुल सही, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालोगे भाई। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे नंबर ऑफ एटम के इक्वल, क्योंकि हर एक एटम जो है कितना दे रहा है,
हाँ 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। सो नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली हो जाएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया होता, एज्यूम दैट ईच एटम इन द कॉपर वायर कंट्रीब्यूट्स 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते? 2 टाइम्स नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालें? तो गिवन मास है और मोलर मास भी दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 6.4 और मोलर मास है 64 ग्राम में, ठीक है ना, ग्राम में होता है। तो ये कितना हो जाएगा जरा? 64 पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100, नीचे 100 वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 64 इंटू 10, 1/10 मोल्स आ गया। इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक मोल में कितने होते हैं, कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। एक मोल में कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 1/10 मोल्स में कितने होंगे? 1/10 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या है? 6.023 इंटू 10⁻22 एटम्स। और इतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आप डायरेक्टली लिख सकते हो। आंसर आया कितना? 6.023 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आया समझ में? ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इस तरीके से निकालना आना चाहिए सबको। हर बार जो है बताया नहीं जाएगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री में भी निकाल रहे हो, अभी भी निकालना पड़ेगा। निकालो ये वाला आप खुद करके बताओगे कौन सा ऑप्शन सही है। निकालिए। इसके बाद आगे चलूंगा मैं। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 10 ग्राम सिल्वर में। देखो जरा, ओके निकाल भी दिया है किसने। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ calculate the number of electrons in a small electrically neutral silver pin that has a mass of 10 gram and silver has 47 electron per atom। एक एटम में 47 इलेक्ट्रॉन्स है और उसका मोलर मास इतना दे रखा है। तो बहुत सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? किसके इक्वल होंगे? एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 47। तो 47 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। मैं नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेता हूं, उसे 47 से इंटू कर दूंगा, क्योंकि एक एटम में 47 इलेक्ट्रॉन्स है। अब नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे?
फिर वही कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ एटम क्या होगा, एटम्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना 6.023 इंटू 10⁻23। नाउ ये दिया हुआ है, गिवन मास कितना है 10 ग्राम और मोलर मास कितना है 107.87। नाउ इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है ये, हाउ मच इज दिस, ये कितना सॉल्व करके आ रहा है, हाँ 47 से भी कर देते हैं चलो। पहले ये सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, या 47 से इंटू कर देता हूँ, तो टोटल नंबर जो एटम होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जाएंगे 47 इंटू ये पूरा ताम झाम जो भी है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। हाँ इतना ही है लगभग 47, और ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो है तो कितना आ रहा है, 0.55 10⁻23। इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ रहा है लगभग 25.85 10⁻23। पॉइंट हटाओगे तो आएगा 2.5 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लगभग जो है आंसर क्या है, किसके इक्वल है, डी के इक्वल है देखा जाए तो। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था, ठीक है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बाकी आगे देखें, बाद में देखेंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहां तक कर लिया सबने, प्लीज जरा बताना। ओके चलो, चलो आगे चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ वेज टू चार्ज अ बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने तरीके होते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब ना इसके तीन मेथड है, बॉडी को ना, किसी भी बॉडी को आप तीन तरीके से चार्ज कर सकते हो, तो तीनों तरीके मैं लिख देता हूं यहां पे। पहला तो आपको पता ही है, कौन सा तरीका है पहला, रबिंग। ठीक है,
हाँ मतलब हीट से ही ये होता है, लेकिन हीट तो बाद बाद में आती है। मेन क्या है, रबिंग करके ना, रब करके जो है आई होगी ना हीट, है ना। तो रबिंग करके जो है आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। तो पहला रबिंग हो गया। दूसरा होता है कंडक्शन, और तीसरा होता है इंडक्शन। इसको कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी बोल देते हैं। तो मेनली जो पूछा जाता है ना वो इंडक्शन पूछा गया है, ये मेनली जो ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अलग से लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट है ये कई बार पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा, बोर्ड में ही पूछा जाता है, जेई नीट में नहीं पूछा जाएगा। हाँ जेई नीट में जो है कॉन्सेप्ट वाइज जो है क्वेश्चंस आएंगे, तो लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एक करके लिख देता हूँ, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे जो है क्या प्रोसेस होता है, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एक एक से स्टार्ट करूंगा। पहला जो है वो है रबिंग। अब जब दो बॉडी को आप रब करते हो, तो कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि किस बॉडी से दो बॉडी अगर मान लीजिए रब कर रहा है, व्हेन मैं रब कर रहा हूं, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड, तो किस बॉडी से किस बॉडी में जाएगा, बताएगा कोई बताएगा? कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। सर जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसमें जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड, द इलेक्ट्रॉन will transfer from the body whose work function is lesser than to the body whose, whose work function is lesser to the body whose work function is higher। तो इसको ना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पे ना मैंने एक ऐड कर दिया है, वो जो सेकंड पेज में था वो मैंने पूरा ऐड कर दिया है। तो अगर आप चाहोगे तो मैं इसको कट पेस्ट करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। इसी से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट मुझे बताने की एग्जैक्टली मुझे, क्योंकि मेरा कल पूरा टाइम इसी पे गया था। और इसी से मैं समझा देता हूँ। ताकि क्लैरिटी रहे आपको। क्या ये समझ में आया था सबको कल? यस सर। ओके। तो ये क्या बता रहा था, ये जो मैंने जो है सारे मटेरियल यहाँ पे लिख दिए थे। वैसे तो बहुत सारे मटेरियल होते हैं, लेकिन मैंने बाकी मटेरियल भी लिख दिए थे जो मतलब जो मुझे पता है। वैसे तो आप अगर इंटरनेट पे जाओगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे फर है, ग्लास है, सिल्क है, ह्यूमन बॉडी है, कॉटन है, वूल है, सीलिंग वैक्स है, एम्बर, रेजिन, सल्फर, रबर, एबोनाइट। क्वेश्चन अगर आएगा ना तो कोई भी दो मटेरियल दे देंगे और उनका वर्क फंक्शन दे देंगे और बोलेंगे बताओ इन दोनों को रब करते हैं तो किस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, किस बॉडी पे पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव चार्ज किस पे आता है, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, और पॉजिटिव चार्ज आता है उस पे जिसका वर्क फंक्शन कम होता है, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होते हैं, फ्रॉम अ बॉडी हुज वर्क फंक्शन इज लेसर टू द लेस वर्क बॉडी। फंक्शन टू मोर। हाँ, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे सिल्क को मैं ह्यूमन बॉडी मान लो सल्फर के साथ रब करता हूं, तो सिल्क का वर्क फंक्शन क्या है, कम है,
और सल्फर का ज्यादा है, तो सिल्क पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और सल्फर पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक है ना। तो इस पर ज्यादा मैं टाइम दूंगा नहीं, क्योंकि कल मेरा पूरा टाइम चले गया था इस पर, ठीक है ना। मैं सीधा कंडक्शन पे आता हूं। मैं फिर बता रहा हूं आपसे, फिर पूछ रहा हूं कि प्लीज मुझे जरा बता दो कि रबिंग समझ में आया था सबको? यस सर। यस सर। ओके, सिर्फ दो ही आंसर करते हैं, 2 या 3 ही करते हैं। जब मैं आपसे क्वेश्चन जब कुछ पूछा करूं ना, तो एक बार अनम्यूट कर दिया करो या लिख दिया करो कि सर हाँ मुझे समझ में आ गया। मैं अब आगे चलता हूं फिर। ठीक है, तो मैं अब आगे चल रहा हूं। चलो, कंडक्शन। अब देखो, एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं कि कंडक्शन जो है ना, मैं ऑलरेडी एक बार आपको कैपेसिटर में जरूर पढ़ाऊंगा। कैपेसिटर में जो है ये कंडक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है। लेकिन आपने हीट में पढ़ा था, किसी ने पढ़ा था पिछले साल जब आपने हीट ट्रांसफर पढ़ा था, तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर पढ़ा होगा। कौन मुझे यस सर। बताएगा कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर किसकी वजह से होता था? हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन किसके फ्लो की वजह से आता था? सर फ्लो ऑफ सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस था वो? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता था। पिछले साल जब आपने पढ़ा था, पढ़ा होगा ये तो, कि भाई मान लीजिए एक मटेरियल है, एक क्यूब है, ऐसे सोच लो, और क्यूब का यहां पे आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखा हुआ है, और यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखा हुआ है, और ये वाला जो पार्ट है, ये बाकी जो 4 सरफेसेस हैं उनको इंसुलेट करके रखा है। तो हीट यहां से यहां जाएगी कि नहीं? यस सर। तो ये बताओ लेके कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स लेके जाते हैं। किस में लेके जाते हैं? कंडक्टर में। ध्यान देना, अगर कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा होता है? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जो कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये कंडक्टर होते हैं ना। अब कंडक्टर क्या होता है वो भी बताऊंगा अभी, ठीक है, इसी में बताने वाला हूं। वैसे तो बाद में ही बताना है, लेकिन यहीं पे मैं बता दूंगा। कंडक्टर जो है उसमें हीट ट्रांसफर होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहां से एनर्जी लेंगे, यहां से एनर्जी लेते हैं और इधर भागना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे आगे की तरफ। आया समझ में कि नहीं? तो कंडक्शन का मतलब क्या है? अगर कंडक्शन की वजह से चार्ज फ्लो कर रहा है एक जगह, ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन प्रोसेस। आया समझ में? कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव करना, कंडक्ट करना, ठीक है ना। तो कंडक्शन की वजह से क्या चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा जरा मैं बता देता हूं। सबसे पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि कंडक्टर क्या होता है, और कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर है। ये वैसे तो मैं बाद में भी लूंगा टॉपिक, लेकिन मैं अभी पहले ही बता देता हूं। कंडक्टर कौन मुझे बताएगा क्या अंतर है कंडक्टर और इंसुलेटर में? सर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है और इंसुलेटर नहीं। रेजिस्टेंस में अंतर है, रेजिस्ट कौन कम करता है और कौन ज्यादा करता चलो मैं आपसे पूछता हूं, जरा मुझे बताना कि आपने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा ही है सबने? पढ़ा है ना सबने? यस सर। सोडियम, और सोडियम के ही ग्रुप में लास्ट कौन सा एलिमेंट होता है इनर्ट गैस के अलावा? पीछे वाला, क्लोरीन।
क्लोरीन सर, हाँ। क्लोरीन। कौन मुझे बताएगा क्लोरीन कैसा होगा और सोडियम कैसा होगा? सोडियम कैसा होगा इन कंडक्टर? और क्लोरीन इंसुलेटर। इंसुलेटर होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों, क्या रीजन है इसका? हाँ, सोडियम कंडक्टर है और क्लोरीन इंसुलेटर है, तो उसके कुछ रीजन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो होता क्या है, आपको इतना तो समझ में आता है कि सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाओगे तो एटम का साइज घटता है, घटता है कि नहीं? यस सर। अगर एटम का साइज घटेगा तो जरा मुझे बताओ कि सोडियम का एटम बड़ा है और क्लोरीन का एटम छोटा है। अब देखो इसमें केमिस्ट्री आ जाती है, लेकिन मैं फिर वही बता रहा हूं, मुझे ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आती, मैं केमिस्ट्री जनरली नहीं पढ़ाता हूं, तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि सोडियम की खास बात क्या है कि सोडियम जो है ना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसकी खासियत होती है एक इलेक्ट्रॉन देने की, होती है कि नहीं? यस सर, स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है। और क्लोरीन की खास बात क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकते। ले सकता है, देता नहीं है, वो स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो अब जरा मुझे बताना, सोच, यहां पे लिख रहा हूं, इट कैन गिव 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन क्या करता है, इट कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इमेजिन करना, सोच के बताना कि अगर आपने कुछ मटेरियल लिया सोडियम का और कुछ मटेरियल लिया कॉपर का, सॉरी कॉपर नहीं, क्लोरीन का, किसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कहां पे घूम रहा होगा, मटेरियल के अंदर घूम रहा होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो किस केस में सोडियम और क्लोरीन, किस केस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे? सोडियम में। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बोलूं कि इसमें कितने एटम्स हैं तो आप बोलोगे सर बहुत सारे हैं, एवोगैड्रो नंबर, है ना? अगर आपने मान लीजिए 1 kg एटम ले लिया, सोडियम एटम ले लिया, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? नंबर ऑफ एटम इज प्रोपोर्शनल टू, इक्विवेलेंट टू, ऐसे लिख देता हूं, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? क्योंकि हर एक सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसे दे रहा है, बाहर निकल गया ना, उससे बाहर निकल जाएगा आराम से, तो वो फ्री हो गया, वो फ्री घूम रहा है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू एवोगैड्रो नंबर। लेकिन इसमें कितने हैं? क्लोरीन में तो बहुत कम मात्रा में होंगे। मान लो 1-2 इलेक्ट्रॉन निकल भी जाता है, एक निकल भी जाता है, तो क्या हर किसी से निकलेगा? नहीं, क्लोरीन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लेस, बहुत कम होते हैं। तो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, अब फ्री इलेक्ट्रॉन की खास बात क्या होती है, वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, फ्री हैं वो, तो घूम रहे होते हैं। ऐसा सोचो कि अंदर जो है आपको सोडियम के अंदर क्या मिलेगा, सोडियम के अंदर आपको, अगर आप मान लीजिए बहुत छोटे हो जाओ, ऐसे छोटे होके बैठ जाओ, तो आपको एक ओशियन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। ओशियन मतलब इतने, अरे ये ओशियन ही तो है, 10⁻23 एटम, ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है 10⁻23। अगर आपके पास इतने नोट होते ना, तो आप इमेजिन करो कि क्या नहीं कर सकते थे, घर भी बना सकते हैं नोटों का, नोटों से ही घर बन जाएगा, इतना है, मतलब तब भी बच जाएंगे, बहुत एटम है, बहुत इलेक्ट्रॉन है, ओशियन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको। आया समझ में? एंड दीज इलेक्ट्रॉन, ये पहला, एक तो ओशियन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एंड दीज इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव एनीवेयर,
and they are moving randomly. They are moving, ये randomly मूव कर रहे होंगे. randomly मूव का मतलब क्या है? कहीं पे भी भाग सकते हैं. अगर 5 ऐसे भाग रहे होंगे तो 5 ऐसे भाग रहे होंगे. रैंडम मूवमेंट है इनकी. आया समझ में यहां तक यस कि सर. नहीं आया? अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके. तो जिस मटेरियल में जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतना ही कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही इतने, कंडक्ट बहुत ज्यादा कर देगा. फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्री का मतलब क्या होता है? किसी का इन्फ्लुएंस नहीं, एटम का कोई इन्फ्लुएंस नहीं, तो वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं. ठीक है ना? तो जो कंडक्टर होता है ना मटेरियल, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. सोडियम हो गया, पहले जो मेटल होते हैं, पहले जो है अल्कली मेटल है, फिर अल्कलाइन मेटल होते हैं, जहां तक मेरे ख्याल है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में, तो वो क्या होते हैं? वो क्या है? कंडक्टर्स होते हैं. उन्हें पहले ही दिखाया जाता है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर. और क्लोरीन क्या है? क्लोरीन के अंदर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ही नहीं. मैं ऐसे लिख रहा हूं, वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स. वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन. तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन लेसन है तो उनको क्या बोलेंगे? हेंस इट इज कॉल्ड इंसुलेटर. क्योंकि जो कंडक्टर नहीं है वो इंसुलेटर है. इट इज कॉल्ड कंडक्टर. आया समझ में? आ सकता है. कैसे आएगा? आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि सर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री कैसे हो गया, इसको एनर्जी किसने दी? तो क्या होता है, एनर्जी जो है ये कहां से गेन करते हैं? एनर्जी इज गेन्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर. अरे एटमॉस्फेयर में कितनी हीट है, तो ये क्या करते हैं? सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर का कॉन्सेप्ट मैं लूंगा, लेकिन मैं इलेक्ट्रिसिटी में लूंगा. अभी क्या है, मैं अगर मैं बता दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. सुपर कंडक्टर ऐसा कंडक्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है. ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? वो एक अलग केस है, वो मैं इलेक्ट्रिसिटी में लूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में. यहां पे कुछ और है. तो आप बोलोगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे हो गया? ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन, हाउ इट बिकम फ्री? इसे तो एनर्जी चाहिए होगी ना. तो ये एनर्जी जो है, ये एटम जो है, सोडियम के एटम कहां से ले लेते हैं? एटमॉस्फेयर में से. एटमॉस्फेयर में हीट है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो हीट से हीट ले लेते हैं और ये फ्री हो जाते हैं. तो ये पहले से ही फ्री है, क्योंकि सारी हीट किससे ले ली है इन्होंने? क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर से ले लिए. तो कॉन्सेप्ट ये है कि कंडक्टर क्या है एक्चुअल में. कंडक्टर क्या होता है? इट इज अ मटेरियल विच कैन कंडक्ट. पहले तो ये समझ लो, कंडक्ट कर सकता है. और कंडक्ट भी क्यों करता है? ड्यू टू वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से ये कंडक्ट कर पाता है, उन्हीं को कंडक्टर बोलते हैं. और इंसुलेटर क्या है? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत कम होती है. समझ में आया कि नहीं? तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कंडक्शन क्या है, चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय कंडक्शन, तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि if the charging
takes place due to conduction of electron, then it is called charging by conduction. जैसे पहले तो एक और मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। कंडक्टर की एक खास बात होती है, यहां पे ही लिख लेना, ठीक है ना। तीसरा कॉन्सेप्ट है ये कि अगर आपने कभी भी, ये वैसे तो मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा, अभी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते रहते हैं। इफ अगर आपने कभी भी कंडक्टर को कुछ एक्सेस चार्ज दे दिया है, जैसे आपने क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये एक्सेस चार्ज है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सेस चार्ज है ये कभी भी अंदर नहीं रहता। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को कि ये जो एक्सेस चार्ज है ना, जो आप चार्ज दे रहे हो, आपने मान लो बाहर से कुछ चार्ज दे दिया, ठीक है ना, तो ये जो चार्ज है मान लीजिए आपने अंदर दिया, तो ये कभी भी अंदर नहीं रहेगा। इसकी खास बात है, ये सारा का सारा चार्ज कहां चले जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। पूरा को पूरा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। ये इंसुलेटर की खास बात है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि ये जो चार्ज दिया है अंदर, ये फ्री चार्ज है। ये एटम को नहीं दिया है, एटम है ना अंदर, ये फ्री चार्ज है, एटम को नहीं दिया है, मटेरियल को दिया है, तो ये फ्री है। तो फ्री है तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये कहां जाएंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से। और दूर कहां तक जा सकते हैं, सरफेस तक जा सकते हैं, सरफेस से बाहर नहीं निकल सकते। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर सरफेस से बाहर निकालना है तो आपको क्या चाहिए होगी, कुछ वर्क फंक्शन चाहिए होगा, ठीक है ना। तो मैं अब यहां पे पॉइंट्स लिखा रहा हूं कि सबसे पहले आपको लिखना है इफ द एक्सेस चार्ज, या ऐसे लिख लो चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज। देखो आप बोलोगे कि सर क्या पहले से चार्ज नहीं है इसके अंदर, है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर। अगर मान लीजिए सोडियम का मटेरियल है तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज दोगे, इफ द एक्स्ट्रा चार्ज, ऐसे लिख लेना, एक्स्ट्रा चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, then this charge will move to the surface of the conductor। मतलब सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ध्यान देना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्यों होता है, वाई, कई बार पूछ लेते हैं वाई, बिकॉज like charges repel. पहले तो ये समझ लो कि बिकॉज दिस एक्स्ट्रा चार्ज इज अ फ्री चार्ज। ये फ्री चार्ज है, ये एटम को नहीं दिया गया है। दिस एक्स्ट्रा चार्ज इज अ फ्री चार्ज given to the material। Hence it will repel each other and move
and try to move away from each other. एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड मैक्सिमम ये कितना दूर जा सकते हैं? मैक्सिमम it will move to the surface. बट कैन नॉट मूव, ध्यान देना, कैन नॉट मूव। जो भी पॉइंट लिखा रहा हूं याद, वो समझने हैं और याद रखने हैं, क्योंकि मैं पॉइंट्स लिखाते जा रहा हूं, उसका रीजन भी देते जा रहा हूं, ऐसा क्यों होता है। बट कैन नॉट मूव आउट ऑफ द सरफेस, सरफेस से बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि सरफेस से बाहर निकलने के लिए ऐसे ही नहीं जाएगा, सरफेस से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि सरफेस से बाहर निकालने के लिए, मटेरियल से बाहर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? कुछ वर्क फंक्शन चाहिए होता है, ठीक है ना। बट कैन नॉट मूव आउट ऑफ द सरफेस बिकॉज it will require some work. ये तो एक रीजन है, ध्यान देना। ये मैं अभी रीजन बता रहा हूं, इसके 2-3 रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन वो 2 रीजन जो है आगे आएंगे, अभी नहीं आएंगे, ठीक है। ये सबसे सिंपल रीजन है, तो ध्यान देना। कभी भी चार्ज दोगे, कभी भी चार्ज दोगे, एक और बता देता हूं, देखो एक और बता रहा हूं। सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि आपने मान लीजिए नेगेटिव चार्ज दे दिया, ये फिर से आएगा एक बार टॉपिक, ध्यान देना, ये तो अभी बता रहा हूं, फिर से आएगा। तो ये कहां जाएगा नेगेटिव चार्ज? सारा कहां जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज दे दिया, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज दिया, कहां जाएगा? ये सरफेस पे आ जाएगा, पूरा सरफेस पे आ जाएगा ऐसे। अब आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि सर सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो बात की बात है। अभी तो ये समझ लो कि इट विल मूव टू दी सरफेस, अंदर कुछ चार्ज नहीं रह सकता है, एक्स्ट्रा चार्ज अंदर नहीं रह सकता कभी भी, ध्यान देना, ठीक है। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, ठीक है, इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर में क्या प्रॉब्लम है? सर वो एक्सेप्ट ही नहीं करता इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं करता, दूसरी बात आपने मान लो चार्ज दे भी दिया, यहां पे पॉइंट लिखा रहा हूं अब मैं, if the charge is given to the insulator, मान लो आपने दे भी दिया, किसी तरीके से दे दिया, कैसे देते हैं? रबिंग करके दे दिया, मान लो, है ना, रब करके दे दिया। भाई इसे चार्ज कैसे दोगे? आप बोलोगे सर आपने कैसे चार्ज दे दिया इसको, कंडक्टर को? तो रबिंग करके दिया होगा, तो रबिंग करके दे सकता हूं ना। अब जैसी रबिंग की तो कुछ चार्ज मिला उसे, तो वो कहां गया? सारा सरफेस पे चले गया। तो आप बोलोगे सर क्या इंसुलेटर को भी दे सकते हो? हाँ दे सकता हूं। आफ्टर रबिंग, मान लो रब किया यहां पे, अब ये इंसुलेटर है, क्योंकि ये इंसुलेटर है तो जैसे ही आप रब करोगे, मान लो यहां चार्ज आ गया, यहां पे चार्ज आ गया थोड़ा बहुत, तो ये मूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये फ्री नहीं है। अगर फ्री नहीं है तो मूव नहीं कर पाएगा। तो ये क्या रहता है? लोकलाइज्ड रहता है, एक ही जगह पे रहता है। ये चीज समझ में आई? रिमेन्स देयर ओनली। सर ये फ्री क्यों नहीं होगा? हाँ, ये फ्री चार्ज क्यों नहीं होगा सर? खुद सोच, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि एटम जो है ना, यहां पे देख, यहां पे क्या होता है, देख यहां पे देख, सोच ऐसे, यहां पे सोच। इन एटम्स की खास बात क्या है? ये बड़े बड़े एटम है, बहुत बड़े बड़े एटम है। अगर बहुत बड़े बड़े एटम है तो
इसको रोकेगा कौन? बाहर जाने से रोक कौन रहा था? अरे ये इलेक्ट्रॉन को कौन रोक रहा था? न्यूक्लियस। यस सर। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज था ना, तो इसे जाने देगा क्या इतनी आसानी से? जाने देगा, लेकिन तभी जब इसका साइज बहुत ज्यादा होगा। हाँ, न्यूक्लियर जो है, ये जो न्यूक्लियस है, ये इसे पकड़ के रखता है। अब अगर साइज बहुत छोटा है तो क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस ही नहीं रहेगा, पुल ही नहीं रहेगा उतना, तो ये भाग जाएगा बाहर, अब फ्री है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मान लो दो घर हैं। अब दो घर हैं तो क्या होगा? मान लो एक घर में जो है ना, शक्ति बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा शक्ति है कि भाई, मान लो यहां पे मैं रहता हूं, मेरी मम्मी मुझे बाहर घूमने नहीं देती, बोल रही तू घर ही नहीं जाएगा, तू मतलब तू बाहर ही नहीं जाएगा, तू बाहर जा ही नहीं सकता। और दूसरे घर में कुछ ऐसा है कि इन्होंने बोला कि ठीक है तू घूम के आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहां पे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और इसमें इन्फ्लुएंस है ही नहीं, बहुत कम है। तो ये घूम के आ सकता है, ये घूम लेगा कहीं पे भी। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, घर छोड़ के भाग गया, कहीं पे भी घूम रहा है, यहां पे इन्फ्लुएंस है, ये बाहर ही नहीं जा सकता। तो ये रीजन रहता है, क्योंकि इसके एटम्स बहुत छोटे छोटे हैं। एटम्स बहुत छोटे होने के कारण क्या होता है? चार्ज जो है, जैसे ही आप दोगे, एटम उसे पकड़ के बैठ जाता है, दूर नहीं जाने देता। तो चार्ज विल रिमेन देयर ओनली। इट विल नॉट मूव। इंसुलेटर में ये प्रॉब्लम है, समझ में आया क्या? तो अगर चार्ज वहीं रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है सरफेस पे। सर इंसुलेटर का फिर से बताओ ना। हाँ, फिर से बता देता हूं। इंसुलेटर में क्या होता है कि जैसे ही आपने रब किया, मान लो आपने यहाँ पे रब किया कोई मटेरियल, तो यहां मान लीजिए कुछ चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता सरफेस पे, क्योंकि ये फ्री नहीं है। This charge will remain there, it will not move because this charge is not free. अब फ्री क्यों नहीं है? फ्री इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो इंसुलेटर है, इसके एटम का साइज क्या होता है? छोटा छोटा होता है। तो न्यूक्लियस का जो इंफ्लुएंस रहता है, पुल जो रहता है, ये बहुत ज्यादा रहता है, दूर जाने ही नहीं देगा उसे। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पुल बहुत कम है, तो पुल कम है तो घूम घाम के आ जाओ, जहां पे भी ये सारा चार्ज जो है घूम सकता है, जो अंदर बैठा हुआ चार्ज है वो घूम रहा है, और एक्स्ट्रा चार्ज दोगे तो वो क्या होगा? वो सरफेस पे आ जाएगा सारा। यहां तक आया समझ में? ये तो सिर्फ कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताया, अभी तो मैंने कंडक्शन स्टार्ट नहीं करवाया, ठीक है ना? ओके, अब मैं कंडक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि वैसे तो अगली क्लास में ही बताया जाएगा, लेकिन अभी बता देता हूं कंडक्शन कैसे होता है। ध्यान देना, आप थोड़ा सोच के चलो कि मान लीजिए ये सिर्फ अभी बताने लायक है, कंडक्शन वैसे भी बाहर वापस आएगा। जब मैं सेकंड चैप्टर कराऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो आएगा ही, डेफिनेटली आएगा वापस। ऐसे सोचो कि दो बॉडी हैं, ये बॉडी 1 है, बॉडी ए है, बॉडी बी है। इन दोनों को ना मैंने क्या कर रखा है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगा रखा है ऐसे। These are placed on insulating stand. अब क्यों लगाते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है इंसुलेटिंग स्टैंड। आपने क्या किया, एक ग्लास रॉड ली और इस पे रब किया। बताओ क्या होगा रबिंग से?
एंड ऑफ कोर्स ये कंडक्टर है, ठीक है ना, कंडक्टर है। क्या होगा बताएगा कोई, रबिंग से क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा। चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ध्यान, हाँ सही 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 सही, रबिंग की वजह से चार्ज ट्रांसफर होगा। तो ग्लास रॉड पे मान लो थोड़ी देर के लिए सोच लो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे आया उतना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया होगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज क्योंकि कंडक्टर है तो कहां पहुंच जाएगा सारा? सरफेस। पूरा सरफेस पे आ जाएगा। तो ये चार्ज हो गई, बिल्कुल हो गई। लेकिन ये चार्ज किसकी वजह से हुई है? रबिंग की वजह से हुई है, ठीक है ना, कंडक्शन की वजह से नहीं हुई है। कंडक्शन की वजह से अगर आपको चार्ज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से एक वायर लोगे, कंडक्टिंग वायर, और यहां पे एक स्विच लगा देना है ऐसे। ये कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या होता है? जो कंडक्टर से मिलके बनी है, जैसे एल्यूमिनियम से हो गई, ठीक है ना, एल्यूमिनियम कॉपर किससे होगी, और ये स्विच हो गई, ये स्विच है। सो व्हेन स्विच इज ऑन, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, सोचो क्या होगा, ये चार्ज कहां भागेगा? ये चार्ज भागेगा बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ। समझ में आया? कंडक्शन की वजह से। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा, चार्ज की मात्रा, इलेक्ट्रॉन्स है ना बहुत ज्यादा मात्रा में, नेगेटिव चार्ज, तो ये भागेगा किस तरफ? बी की तरफ भागेगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद, कब कब की बात चल रही है ये मैं अभी पॉइंट लिखवा दूंगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, कि इसका जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों कम हो गया? क्योंकि कुछ चार्ज कहां पहुंच गया, दूसरी वाली बॉडी में। अब समझ में आया कि इसे कंडक्शन क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन कैसे भागे, ऐसे भागे, कंडक्ट हुए ना। आया समझ में? सर वहां पे ग्लास रॉड क्यों लगाए? ग्लास रॉड, देखो आप बोलोगे सर इस पे चार्ज लाओ ना, पहले तो इसे चार्ज करना पड़ेगा बॉडी ए को। तो बॉडी ए को चार्ज कैसे करूं? मेरे पास तो एक ही तरीका है, रब करके फिलहाल तो। यस सर। तो मैंने ग्लास रॉड को रब किया इस मटेरियल के साथ, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज, अब इसे हटा लो, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इसे हटा दो। तो इस पे तो नेगेटिव आ गया ना, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही आपने इस स्विच को ऑन किया, इस स्विच को जैसे ही आप ऑन करोगे, तो इलेक्ट्रॉन इस वायर के रास्ते कहां भागेंगे? बी पे भागेंगे। और बी पे क्या आ जाएगा? कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज भी कहां आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि ये भी कंडक्टर है। तो इसको कंडक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, देखो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। तो ध्यान देना, 2 पॉइंट और लिखवा रहा हूं, उसके बाद आज एंड करते हैं। व्हेन स्विच इज ऑन, द चार्ज फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, the charge from body A moves to body B। कब तक करेंगे? Until, ध्यान देना, मैं एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, ये ध्यान से समझना है। Until the electrostatic potential of body A becomes equal to electrostatic potential of body B। आप ऐसे सोचो, सोचने की इस तरीके से सोचना है, आपको इस तरीके से सोचना है कि जब आपने इसे चार्ज दिया तो इसे कुछ पोटेंशियल दे दिया,
और इसका पोटेंशियल 0 है, तो चार्ज जो है मूव करेगा फ्रॉम बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो फिर मैं बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट मैं बाद में भी लूंगा, आप बोलोगे सर ये पोटेंशियल क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सोचना अभी नहीं है, ठीक है ना। ये सेकंड चैप्टर में मैं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा ऐसे, ठीक है ना। तो आप ऐसे सोचो कि यहां से चार्ज इस बॉडी में जाएगा, ठीक है, और कब तक जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए और बी सेम नहीं होगा, चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। आया समझ में? अब थोड़ा और सोचो, इमेजिन करो, कौन मुझे बताएगा कि ये इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों लगाया था? व्हाट इज द रोल ऑफ ये इंसुलेटिंग स्टैंड ओवर हियर? सर चार्ज लीक ना हो इसलिए। हाँ, क्योंकि ये अर्थ है, अर्थ पे तो रखोगे ना इसे, और अर्थ क्या होता है, कंडक्टर है, बहुत बड़ा कंडक्टर है। हाँ, प्योर ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, सिर्फ ए से बी में ट्रांसफर होना चाहिए। अर्थ के साथ एक प्रॉब्लम है, अर्थ भी तो एक बहुत बड़ा गोला है, तो अर्थ एक बहुत बड़ा गोला है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पे इंसुलेटिंग स्टैंड न लगाया होता, मतलब इंसुलेटर से बना हुआ नहीं लगाया होता, मान लो आपने एल्यूमिनियम का ही लगा दिया होता, तो चार्ज जो है ना फिर बी पे नहीं जाता, सारा का सारा कौन ले लेता, अर्थ ले लेता। अर्थ की खासियत होती है, अगर किसी भी बॉडी पे कोई चार्ज है और वो अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थ सारा चार्ज खींच लेती है, इसलिए इंसुलेटिंग स्टैंड लगा के रखते हैं ताकि ए से बी में ही जाए। तो अब बताओ, क्या बॉडी बी चार्ज हो गई है? बिल्कुल हो गई है। तो ये जो ट्रांसफर हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? कंडक्शन की वजह से हुआ है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। यहां तक आया समझ में? ठीक है, तो आज के लिए काफी है, ठीक है। अगली क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, एंड प्लीज मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूं, ये लेक्चर आप देखो अच्छी तरीके से फिर से, और इसके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। फिर मैं बता रहा हूं, अगर किसी को नहीं समझ में आया मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो चैप्टर चल रहा है सर, अभी तो बेसिक ही स्टार्ट, अभी तो पूरा स्टार्ट ही नहीं हुआ है, कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मान लो ये बेसिक चल रहा है, बेसिक है, शुरू शुरू में जो लिखा रहता है ये सब मैं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अभी इतने क्वेश्चन अगर आप पूछोगे ना तो फिर मुझे अर्थ बताना पड़ेगा। ये अर्थिंग वर्थिंग जो है ना, अर्थिंग हो गया, फिर अर्थिंग होती क्या है, ये सब कहाँ आएगा? सब आएगा सेकंड चैप्टर में, वहां पे मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अर्थिंग क्या होती है, क्यों अर्थ सारा चार्ज ले लेता है, ये सारी जो चीजें हैं ये सेकंड चैप्टर में आएगी। ये सिर्फ अभी बेसिक है, ठीक है ना। दिस इज अ बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर के शुरू शुरू में आपको मिलेगा कुछ, तो वहां पे फिर ना आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैंने इसलिए यहाँ पे बता दिया है आपको। ओके, थैंक यू।